गुरुग्राम में खुले में नमाज पर सीएम का बयान, कहा खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन मामले में कर रहा है बातचीत। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम को दी कई सौगातें। सेक्टर 102 से 110 तक किया वाटर चैनल का शुभारंभ। सेक्टर 14 में नगर निगम कार्यालय में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया शिलान्यास। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस बिपिन रावत, बरार स्क्वायर में बेटी ने दी मुखाग्नि। 17 तोपों की दी गई सलामी। सरकार ने आईपीएस धीरज कुमार को किया सस्पेंड। सुनारिया में आईआरबी की 3rd बटालियन के कमांडेंट पद पर थे तैनात। गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने जारी किया सस्पेंशन का ऑर्डर। फरीदाबाद में इंसानियत हुई शर्मसार। 80 साल की बुजुर्ग मां को बेटे बहू ने पीटकर घर से किया बाहर। घायल बुजुर्ग का सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। और चरखी दादरी के बाडरा में यूरिया के लिए जद्दोजहद जारी। यूरिया नहीं मिलने से किसानों को हो रही है भारी परेशानी। घंटों लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। जिस बात का इंतजार हर किसी को था, आखिरकार वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। किसानों की ओर से आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, व्यापारी, आम लोग, यहां तक कि किसानों ने भी राहत की सांस ली है। किसानों ने घर वापसी शुरू कर दी है और शनिवार यानी कि कल से किसान पूरी तरह से घर वापसी करने लगेंगे। इस दौरान किसानों की ओर से जबरदस्त जश्न की तैयारी भी की गई है। जहां किसान इसे अपनी जीत मान रहे हैं, तो वहीं सरकार भी आंदोलन समाप्त कराने को अपनी कामयाबी बता रही है। लेकिन इन सब के बीच किसानों का यह कहना है कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित किया गया है। इसके क्या है मायने, और क्या अभी भी किसान सरकार पर प्रेशर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने वादे पूरा कर पाए? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। एक तरफ देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग को लेकर अपने आंदोलन को तेज कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ी हुई थी। किसान आंदोलन की शुरुआत किसानों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही शुरू हो गई थी, जब सरकार जून के पहले सप्ताह में कोरोना काल के बीच 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई। इसका विरोध विपक्षी दलों के साथ साथ किसान संगठनों ने भी शुरू कर दिया था। पंजाब में इसके विरोध में रेल रोको आंदोलन से लेकर कई तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए। किसानों ने सरकार के पुतले फूंके। अगस्त में किसानों ने जेल भरो आंदोलन किया और सैकड़ों किसानों ने गिरफ्तारियां दी। देखते देखते किसान आंदोलन इतना उग्र हो चुका था कि पंजाब में किसानों ने बॉर्डर से अपने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया है, ट्रकों में लोड करना भी वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसकी शुरुआत कल से होने वाली है, क्योंकि ऐलान किया गया था किसानों की ओर से कि 11 दिसंबर से वो अपने घर जाना शुरू कर देंगे, घर वापसी शुरू कर देंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से सामने आने लगी हैं, जहां पर किसान अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं, जहां किसान अपने टेंट को उखाड़ना शुरू कर चुके हैं और इसके साथ ही अपने सामान को पैक करके वो ट्रकों में या फिर गाड़ियों में भरना भी शुरू कर चुके हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि पंजाब की तो बहुत सारी जत्थेबंदियां ऐसी हैं जो अपने घर भी जा चुके हैं, जो पहले ही वो अपने घर वापसी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन किसानों का यह कहना है कि इस आंदोलन को समाप्त होने का जो नाम आप दे रहे हैं, बार बार आप ये जो कह रहे हैं कि ये समाप्त हो चुका है, बल्कि ये समाप्त नहीं हुआ है। हमने अपना जो धरना है उसको खत्म किया है, लेकिन आंदोलन हमारा अभी भी बरकरार है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारत भूषण ज्वाल जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही ओम प्रकाश डाबला जी, अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ स्वामी इंद्र जी भी होंगे, किसान नेता, लेकिन ओम प्रकाश डाबला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। और जिस तरीके से हमने जानकारी आपको दी कि स्वामी इंद्र जी, जो कि किसान नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भारत भूषण जी, मैं आपके पास आते हुए
सवाल मेरा आपसे यह है सर कि कितनी बड़ी राहत आप इसे अपने लिए मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि बहुत बड़ी मुसीबत थी आपके लिए। आपके नेताओं का लगातार विरोध किया जा रहा था और कांग्रेस तो बार बार ये कह रही थी कि आपके नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधायक हैं वो नहीं जा पा रहे थे, बहुत मुश्किलें आपको हो रही थी। कितनी बड़ी राहत आपके लिए? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए या हरियाणा प्रदेश की सरकार के लिए, चाहे केंद्र सरकार कह ले, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई इससे रिलीफ महसूस किया हो या राहत महसूस की हो। हाँ, निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से राहत जरूर है कि इस आंदोलन के कारण जिन कर्मचारियों के लिए, जिन श्रमिकों के लिए, जिन उद्योगपतियों के लिए एक प्रकार से आंदोलन जो है उनके लिए बड़ा सबब बन गया था कि वो अपने रोजगार कैसे चलाएं, अपनी रोजी कैसे चलाएं, या कुछ किसान वर्ग के लिए भी था ये आंदोलन इस प्रकार का कि जो अपने सब्जियों को, अपने फलों को, अपने उत्पाद को जो एनसीआर के क्षेत्र में विशेषकर दिल्ली में जाकर के बेचते थे, उनके लिए बड़े परेशानी का सबब था। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए इस दृष्टिकोण से राहत का सबब है कि किसान आंदोलन वापस हो रहा है, घरों को जा रहे हैं, तो वो रास्ते खुलने के कारण रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, चाहे उद्यमी हैं चाहे श्रमिक हैं, उनके लिए बड़ी राहत का विषय है कि वो अपना उद्योग चला पाएंगे, अपने काम पर जा पाएंगे, अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे। ये बड़ी राहत का विषय है। हाँ, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के आप कह रहे हैं कि नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को असुविधा हो रही थी, परेशानी हो रही थी, वो लेकिन क्योंकि सरकार में है, सत्ता में है, तो ये असुविधाएं तो झेलनी पड़ेंगे। आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से उसका जिस प्रकार जितना तीव्र होगा उतना उसका प्रतिकार भी होगा जी, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। और जिस प्रकार से 1 साल से आंदोलन चल रहा था, अमित जी, आप सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, जिस सहनशीलता के साथ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा और केंद्र की सरकार ने इसको सहन किया है, एक किसी भी प्रकार की ऐसा वातावरण नहीं बनने दिया कि आंदोलन उग्र हो। यहाँ आपने इतिहास देखा है किसान आंदोलन का, चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी के समय पे रहा हो, चाहे भजन लाल जी के समय पे रहा हो, चाहे हुड्डा साहब के समय पे रहा हो, चाहे चौटाला साहब के समय पे रहा हो, गोलियां चली हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है बैतूल मध्य प्रदेश का। दिग्विजय सिंह वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक समय पर किसानों को चारों तरफ से घेराबंदी करके 24 किसान एक समय पर मौत के घाट उतार दिए गए। इतना बड़ा गोलीकांड जो है वो भारत के इतिहास में नहीं है किसानों के आंदोलन में जी। लेकिन हम शुक्र मनाते हैं इस बात का, और हम इस प्रकार से ये भी कहते हैं कि हमने बड़ी सहनशीलता के साथ इस आंदोलन को झेला, देखा, प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से किसान संगठन या किसान जो है इस बात को समझ ले कि हमने जो कानून बनाए हैं वैसे वास्तव में किसान के हित के लिए बनाए हैं। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि हम उस गहनता से इस बात को किसानों को नहीं समझा पाए, और अंत में जब हमने देखा कि वो व्यवधान नहीं टूट रहा है, साल भर में 11 बार जो है पिछली जनवरी तक जो है किसान संगठनों से बात हुई, हम नहीं समझा पाए कि हम ये किसानों के हित के लिए ये कानून बनाए हैं, ये बिल लेके आए थे, फिर कानून बनाया, ये हम मानते हैं कि हम समझा नहीं पाए। लेकिन आज भी हम दावे से कहते हैं कि अगर किसान ही आज के समय में हितों का फायदे का जो सौदा नहीं रहा है, व्यवसाय नहीं रहा है, तो आगे आने वाले समय भी निश्चित रूप से किसान के हित के लिए कानून की आवश्यकता है। किसान के हित के लिए कानून की आवश्यकता नहीं रही तो पिछले 3 दशकों से सभी राजनीतिक दल, हम भी उसमें, भाजपा भी शामिल है, किसान संगठन भी शामिल है, एक अच्छे किसान कानून के मांग ना कर रहे होते जी। अगर ये ना रहा होता तो स्वामीनाथन आयोग को बिठाने की क्या जरूरत थी? स्वामीनाथन आयोग बिठाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट दी और सबने ये कहा, सभी राजनीतिक दलों ने, कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। उसके बाद भी 2006 के बाद 2014 तक कांग्रेस केंद्र में भी शासित रही, हरियाणा प्रदेश में भी शासित रही। ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके, एक मिनट सुन लीजिए ना, मुझे जी अमित जी समय दीजिए। हाँ। अब हम इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि स्वामीनाथन आयोग नहीं, जैसा मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं क्योंकि इस बात का जिक्र हम बार बार करते रहे हैं, इससे पहले भी हमने इसका जिक्र किया है और आपने भी इस बात को कई बार दोहराया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ना हमें चाहिए। नहीं, आगे बढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं कि आज के समय पे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो गई तो शायद 2014 में यह स्थिति ना आती, और आज जो कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने लागू किए, शायद अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई हो तो शायद हमें लागू करने की जरूरत न पड़ती। लेकिन आज के समय भी आवश्यकता वही की वही है, किसान आज भी वही का वही खड़ा है। ये कृषि कानून रद्द होने के बावजूद किसान वही खड़ा है। तो आज हमें पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ सभी राजनीतिक दलों को,
किसान संगठनों को, किसान नेताओं को और सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा कि स्थगन भी हो गया। अब क्या है, अब आगे क्या है? अब आगे जरूरत यह है कि तथाकथित जिस प्रकार से किसान नेता कहते थे, राजनीतिक दल कहते थे कि काले कानून है, अब सफेद कानून क्या होना चाहिए, वो कानून क्या होना चाहिए जो बेहतर से बेहतर हो किसानों के फायदे के लिए, उस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए। और किसान नेताओं को, क्योंकि अब समिति का गठन हो रहा है, आपस में बैठकर किसान संगठन तय करें कि हमारी मांगे ये है, हमें इस प्रकार का कानून चाहिए, उसका एक प्रारूप तैयार करके आए, उस पर व्यापक चर्चा हो, संसद में जाए, सभी राजनीतिक दल पर भी उस पर चर्चा करें और किसानी के हित के लिए एक बेहतर से बेहतरीन जो है कानून जो बनना चाहिए उस पर चर्चा होकर के वो बन जाए। ठीक है, और किसानी जो है फायदे का सौदा बने। ज्वाला साहब, लौटूंगा मैं आपके पास। ओम प्रकाश डाबला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ओम प्रकाश डाबला जी, आप तो कहते हैं कि ये सरकार अहंकारी है, ये सरकार किसी की बात नहीं सुनती है, ये सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, लेकिन ज्वाला साहब तो इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि बेशक ये 1 साल से ज्यादा तक चला आंदोलन, लेकिन जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला और हमने संयम बरता, वो हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी, और उसके बाद इस आंदोलन को हमने समाप्त भी करवा दिया। अमित जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी शुरू से ही कह रहे थे कि ये जो किसानों के लिए जो काले कानून ले आए हैं, ये सरकार को देर सवेर वापस लेने पड़ेंगे। इस सरकार ने बहुत ज्यादा देरी कर दी। अगर ये 1 साल पहले ये बात हमारे नेताओं की, किसानों की मान लेते तो आज किसानों को 700 किसानों की जान नहीं जाती। सर्दी, बरसात, गर्मी, धूप क्या क्या नहीं सहा इन किसानों को, वहां बैठे रहे और ये कहते हैं कि किसान शांतिपूर्वक हमने वहां डांट दिए। देखिए, ये इन्होंने तो किसानों को भड़काने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो देश का किसान था बड़े संयम से, बड़े संघर्षशील और अपनी बात को लगातार मनवाने के लिए संघर्ष करते रहे। इन्होंने तो पानी की बौछारें, लाठियां, इनके ऊपर क्या क्या नहीं बरसाया। इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि इस आंदोलन को किसी तरह से दबाया जाए और किसान आवेश में आए और जल्दी ये आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन मैं उन किसानों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो रात और दिन बड़े संयम के साथ डटे रहे और आज इस तानाशाही सरकार को किसानों के और जन आंदोलन के नीचे झुकना पड़ा। लेकिन ओम प्रकाश जी, कानूनों को वापस लेना पड़ा। ओम प्रकाश जी, आपके ऊपर ये आरोप रखते हैं, कल हरसिमरत कौर बादल को सुन रहे थे, वो ये कह रही थी कि ये जो कानून आ गए ना, ये सिर्फ आपकी वजह से आ गए। अगर आप इसका विरोध करते, आप इसको अपोज करते, तो ये संसद से पास नहीं होते। ये आरोप लगा रही थी आपके ऊपर। उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए जो घड़ियाली आंसू बहाती है ना, वो ठीक नहीं है। आप भी इतने दोषी हैं जितनी बीजेपी है, उनका ये कहना था। देखिए अमित जी, पहले दिन से ही हमारी पार्टी के नेताओं ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। हमारे नेता राहुल गांधी ने ट्रैक्टर यात्रा पंजाब से शुरू कर दी थी और राज्यसभा के अंदर हमारे नेताओं ने इनका विरोध किया। राज्यसभा में इनको बोलने तक नहीं दिया गया। जब ये किसान ये काले कानून लाए तब भी इन्होंने विरोध किया था, जब पास किया तब भी विरोध किया था, लेकिन इन्होंने तो बगैर किसी बहस के और ये तीनों काले कानून वहां लाए और ये लाना देश के किसानों ने इनको सहन नहीं किया। और हमारी पार्टी तो शुरू से ही इसका विरोध करती रही है, किसानों के पीछे खड़ी रही है और आज यही कारण है कि किसानों की जीत हुई है। इसी कारण ये सरकार हठधर्मी पर, अगर आप देखें, अगर ये चुनाव, यूपी के चुनाव, पंजाब के चुनाव ये नहीं आते तो इन्होंने अब तक इनको वापस लेने की कोई सोच नहीं थी इनकी। ये तो लगातार दबाने की कोशिश, किसानों के आंदोलन को फेल करने की सोच रहे थे। लेकिन जब ये उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव के अंदर भी इनकी जो हालात देखी है और उन्होंने सोचा कि आने वाले चुनाव यूपी में हमारा क्या हाल होगा, इसलिए इन्हें डर के और किसानों के आगे झुक करके इन कानूनों को वापस लेना पड़ा है। सर, यही तो दिक्कत है आपके साथ। और बार बार मैं ये बात कहता हूं, जब सरकार नहीं कर रही थी तब आप ये कह रहे थे ये सरकार घमंडी है, ये सरकार अहंकारी है, किसानों की नहीं सुनती है, ये सरकार अत्याचारी है। लेकिन अब फैसला वापस ले लिया। सरकार तो हालांकि ये कह रही है कि हमने किसानों के हित में इनको बनाया था, किसानों के हित में इसको वापस ले लिया। तो आप एक बात पर तो रुकना पड़ेगा ना सर आपको, ऐसे तो चलेगा नहीं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं तो पहले से क्यों नहीं किया जी उन्होंने?
अगर करना ही था तो 1 साल तक क्यों किसानों को वहां बैठाए रखा? क्यों सर्दी के बरसात में वहां किसानों को बैठाए रखा? क्यों 700 किसानों की जान वहां चले गई? ये सब देखिए, सब अगर इन्होंने लेना होता पहले ही तो ये पहले नहीं, ये हर धर्म में थे। आज सिर्फ इन्होंने वापिस लिया है तो किसानों के दबाव में कि कहीं यूपी से हम नहीं सिसक जाए, कभी देश पे हमारी बॉर्डर नहीं चली जाए, इसलिए डर करके किसानों को आगे झुकना पड़ा है। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए ये कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, ये तो आपने सुना ही होगा। देखिए आप इतने बड़े नेता हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो आप तो ये जानते हैं बखूबी कि अंत भला तो सब भला, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। जो दोनों के बीच में सहमति आपस में बनी है, सवाल यह है कि उस सहमति को लेकर दोनों के बीच में भरोसा बन चुका है और ऐसा लग रहा है सरकार और किसानों के बीच में जो भरोसे की दीवार है वो मजबूत हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है सरकार के ऊपर? अभी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कल कह रहे थे कि भाई देखिए, आंदोलन अभी स्थगित किया है किसानों ने, समाप्त नहीं किया है। और उनका यह भी कहना था कि भाई आपने वादे तो कर दिए कि हम किसानों की सभी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन आप उनको डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर अभी भी भरोसा नहीं है हमें। तो सर, भरोसा जब सरकार किसान कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, किसानों ने भी कहाँ किया भरोसा? इनका सरकार से किसानों का भी भरोसा उठ चुका है, इसलिए किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। किसानों ने किया है। लेकिन ओम प्रकाश जी, अगर भरोसा नहीं करते तो आंदोलन समाप्त कैसे होता? आप ये बताइए ना। आंदोलन समाप्ति की घोषणा तो इसी के बाद हुई है ना। देखिए, विश्वास क्या है इस सरकार पर, इसकी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे, चुनाव के बाद क्या कर दे। इसलिए किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया, स्थगित किया है। तो इसलिए जब ये लिखित में दे दिया, देखेंगे अभी किसान कितना इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। ये चुनाव के बाद कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, ये सब इन्होंने देखना, इसलिए किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है। इस सरकार भरोसा करने लायक तो रही नहीं। ठीक है ज्वाल साहब, किसान ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को अभी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है, उनको सुन रहे थे हम, उनका ये कहना है कि भाई आपने वादे तो कर दिए किसानों को, आपने सहमति पत्र तो दे दिया, लेकिन अभी भी हमें भरोसा नहीं है कि आप उनको ठीक से डिलीवर कर भी पाएंगे या नहीं। भरोसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप विपक्ष को, कांग्रेस को खासतौर पर? अमित जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो इतना लंबा आंदोलन चला है, ये सारी की सारी राजनीतिक पृष्ठभूमि में आंदोलन को लेकर के कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने इस आंदोलन को इतना आगे बढ़ाने में बड़ी अहम भूमिका, जलती हुई आग में घी डालने का काम कांग्रेस ने किया। मैं कांग्रेस से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आपने, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया ओम प्रकाश जी ने, अगर इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी होती 2006 से लेकर 2014 के बीच में, तो किसान संगठनों को तो स्वीकार था। किसान संगठन तो कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही, अन्य राजनीतिक दल भी कहते रहे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके पिताश्री उस कमेटी के अध्यक्ष थे, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। किसान के हित में अगर वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी तो आपने लागू क्यों नहीं की? कर दी होती तो ये समस्या का समाधान 2014 से पहले हो गया होता। आज घड़ियाली आंसू बहाने का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने से पहले आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके 60 साल के कार्यकाल में 4 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, आपने उनको क्या मुआवजा दिया? उनके घर में जाकर के कितनी माफी मांगी? और आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? स्वामी इंद्र जी इस किसान नेता है, बड़े सूझबूझ वाले नेता है, मैं मानता हूं। वो भी तो ये प्रश्न कांग्रेस से पूछ सकते हैं कि भाई आपने लागू कर दी होती तो शायद किसान सौदे का फायदे का सौदा साबित हो गई होती। इन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में देश की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया और जो हमसे अधिक से अधिक फायदे का बात हो सकती थी हमने वो किया है। लेकिन किसान संगठनों को फिर भी वो ठीक नहीं लगा और 1 साल का व्यवधान बना रहा, आंदोलन चलता रहा। राजनीतिक दलों ने और कुछ नेताओं के, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, कुछ नेताओं ने भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस आंदोलन को आगे बढ़ने दिया। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा, इंडियन नेशनल दल ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि किसान और सरकार मिलकर के बैठ करके किसी समझौते पर चले जाए। वो नहीं चाहते थे कि सारा का सारा श्रेय। लेकिन ज्वाल साहब, कांग्रेस तो अभी भी नहीं चाहती थी। अगर आपकी बात पर यकीन कर लिया जाए, किसान आज भी नहीं, ज्वाल साहब
जवाहर साहब, अगर आपकी बात पर यकीन कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो कांग्रेस तो अभी भी नहीं चाहती है। चलो हम ये मान लेते हैं कांग्रेस अभी भी नहीं चाहती है, लेकिन अब कैसे हो गया? अब कैसे हो गया? सुनिए वो किसानों और सरकार के बीच में, किसानों और सरकार के बीच में आज भी अविश्वास की खाई पैदा रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा स्वामी जी से, इंद्र जी आप चाहें तो अब ये बहुत समझौते के नजदीक है, आप और हम बैठ करके, मतलब सरकार, आप और सरकार बैठ करके इस बात का समाधान कर लेंगे, निश्चित रूप से हो जाएगा। हाँ, अगर राजनीतिक दलों की बात बीच में रहेगी, वो कभी विश्वास पैदा होने नहीं देंगे। मैं निवेदन करूंगा किसान संगठनों से, किसान नेताओं से, जवाहर साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास, ओम प्रकाश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एक साइड करिए, इनको तब चर्चा में आने देंगे जब संसद में वो कानून जाएगा, जिसको हम और आप आपस में बैठ के तय करेंगे, सरकार और किसान संगठन तय करेंगे, बाद में संसद में चर्चा के लिए चले जाएंगे। ठीक है, जैसा मैं लौट रहा हूं आपकी भूमिका, कांग्रेस की भूमिका जो है स्वामी जी बहुत देरी से हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे एक भी सवाल नहीं हो पाया सर। रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? ठीक है जवाहर साहब, मैं आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जरूर आपके पास लौटूंगा। स्वामी जी, क्योंकि आप देरी से जुड़े हैं सर, और मैं तो ये सोचकर बैठा था कि सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लूंगा, लेकिन क्योंकि आप देरी से जुड़े हैं, मैं अभी आपसे पूछ लेता हूं सर, क्या तैयारी है कल की आपकी? हमें तो सुनने में ये आ रहा है कि आप ढोल नगाड़ों के साथ और बड़ी जबरदस्त जश्न की तैयारी आप कर रहे हैं, सच है क्या ये? देखिए, पहली दफा तो ये बता देना चाहता हूँ, किसान आंदोलनकारी नहीं है, किसान देश का पेट भरने वाला है। आंदोलन के लिए जो मजबूर किया सरकार ने किया। पूर्व में अगर आप देखेंगे, देश भले अंग्रेजों का शासनकाल हो, मुगलों का शासनकाल हो, जजिया टैक्स से लेके ये 3 काले कानून तक को किसान ने भुगता है। अगर इन 3 काले कानूनों की मैं तुलना जजिया टैक्स से कर दूं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि बीजेपी ने किसानों को मारने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर बहुत बड़ा एक चक्रू रचा था। उस चक्रू को किसानों ने कुरुक्षेत्र की धरती से 20 सितंबर को उस चक्र को तोड़ने का काम किया 2020 के। आज जो है ये चक्र टूट चुका है, सरकार के हर जो पासे हैं वो उल्टे पड़ चुके हैं, और किसान जश्न इसलिए मना रहा है कि किसान ने जो देश के लिए लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में देश की आम जनता ने, देश का मीडिया ने और आप जैसे स्वच्छ पत्रकारों ने इसका साथ दिया। हमारे पास शब्द नहीं थे, हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान नहीं था। ये तमाम बातें YouTube से चलकर आई, ये तमाम बातें सरकार के द्वारा चलकर आई, और ऐसे प्रवक्ता जो बीजेपी के आज भी इस बात को बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, किसानों पर किया नहीं। जब 7 साल का कार्यकाल आपका, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सिफारिश आप करते हो, आप ही कहते हो कि पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, आप ही कहते हो कि जो एमएसपी की गारंटी है सरकार को देनी चाहिए, और आपके मैनिफेस्टो में ये बातें होती हो और आप भागते नजर आते हो। आप बीजेपी वाले कांग्रेस के सिर पर ठीकरा ठोकना चाहते हो। कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं है? क्योंकि सत्ता से इसलिए बाहर हुई कि सबसे बड़े परिवार ने इसको ठुकरा दिया। किसान का जो परिवार है, ये देश का 70% की आबादी का परिवार है। जो परिवार ने ठुकरा दिया तो उसकी दशा आपको पता ही है, ना 3 में ना 13 में। आप कांग्रेस का क्यों अनुसरण करना चाहते हैं? क्या आप भी 3 ना 13 में होना चाहते हैं क्या? आप ये देखिए कि आपने जो अपने वादे किए और जो आपने अपनी कमेटी से भी बात की होगी, आपके पास सूझबूझ की एक कमेटी होगी, तभी तो आपने बताया कि किसानों को 2011 से आप बता रहे हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए। तो आज वो माननीय प्रधानमंत्री क्या हो गया कि वो किसानों को अधिकार नहीं देना चाहते, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े घरानों की चकाचौंध के आगे गरीब गुरबे की आपको आवाज सुनाई नहीं देती। आज प्रश्न कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, आज प्रश्न है भारत सरकार का। क्या भारत सरकार भले किसी सत्ताधारी पार्टी की हो, वो अपने लोगों को न्याय देना चाहती ही नहीं चाहती? क्या वो न्याय प्रिय है कि नहीं है? आपने बहुत से वादे किए, उन पर मैं चर्चा नहीं चाहूंगा। आज किसान की बात है, आज देश की बात है, देश को आत्मनिर्भर करने की बात है। आज देश का पेट भरने काम कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर किसान ने किया। उसका सिला आपने ये दिया कि किसान को 750 से अधिक किसानों मान ली ना आपकी बात गति को प्राप्त। स्वामी जी अब तो बात आपकी मान ली ना, तो बात तो अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखिए तो आपकी बात मान ली, आपकी सारी बातें मान ली, आपने जो कहा वही सरकार करने को तैयार है। हम तो फिर तो ये विषय खत्म हो जाता है ना सर, जो बातें आप कर रहे हैं। विषय तब खत्म होता है जब हमें चीजें मिल जाएंगी। सरकार के आश्वासन पे ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है, ये स्थगित किया जा रहा है। स्वामी जी, क्या ये माना जाए कि भरोसा अभी भी नहीं कर पा रहे हैं आप सरकार के ऊपर? ये माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप बार बार ये कह रहे हैं, और जो आपके नेता वो ये भी कह रहे थे, हम तो उनको सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं,
कोई अगर ये सोच रहा है कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया है तो वो गलतफहमी होगी उसकी। आंदोलन चलता रहेगा, धरने अपने खत्म कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात है। इसमें सरकार को समझ लेना चाहिए, किसान वो किसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने आया है। ये वो किसान है जो देश की सीमाओं की लड़ाई। सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं आप, या प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं? कैसे देखें इसको? आप इसको ऐसे देखिए कि गूंगी बहरी सोई सरकार को किसान जागरण करने का काम कर रहा है। अगर ये मदमस्त हो जाएंगे सत्ता के नशे में, इन्हें हम बार बार जगाएंगे। ये आंदोलन स्थगित जरूर हो रहा है पर ये खत्म नहीं हो रहा है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक भारत माता के उस आखिरी कोने में बैठे किसान को उसके अधिकार नहीं मिल जाते, उसको एमएसपी नहीं मिल जाता, उसको फसल का भाव नहीं मिल जाता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो अधिकार नहीं मिल जाता, और ये जो तमाम जो किसानों पर लगाए उल जुलूल इस आंदोलन के दौरान मुकदमे ये वापस नहीं हो जाते, किसान अपना जो है आंदोलन जारी रखेगा। सिर्फ धरने हम हटा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, स्वामीनाथन जी को आपने सुना होगा। स्वामीनाथन जी का ये कहना है कि हमारे लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों बराबर हैं। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि उसने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, तो उसको भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। आपका जवाब? देखिए, स्वामी जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू या नहीं किया। तो देखिए, कांग्रेस को ये भुगतना पड़ा और 7 साल सत्ता से पीछे चली गई। तो इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की आमदनी है वो दुगनी करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं ना कि 80% जो सिफारिशें हैं, 80% जो सिफारिशें हैं उनको हम पूरा कर चुके हैं, तो दावा कर रहे हैं। नहीं, कहाँ 80% होगी? आप बताइए, कहाँ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो चुकी है? कहाँ किसानों की आमदनी दुगनी होगी? 2022 आने वाले हैं, कह रहे थे कि हम 2022 में किसानों की आमदनी पूरी कर डबल कर देंगे। आज किसानों की आमदनी डबल नहीं हो रही। किसानों के ऊपर जो खर्चा था, किसानों का खाद पानी बिजली, वो डबल हो गया है। तो हम 2022 में ये किसानों की आमदनी डबल कैसे कर देंगे? किसानों की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट से वो लागू नहीं की। इन्होंने तो सिर्फ ये दबाव में आकर के किसानों के सामने सिर्फ चुनाव को देख करके और सारी बातें इन्होंने वापस लिया। नहीं तो 1 साल सर देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, नहीं बैठना पड़ता। डाबला साहब देखो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो राजनीति में है तो वो चुनावों के मद्देनजर फैसले लेते हैं। सर आपकी पार्टी भी लेती होगी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी ने कोई फैसला लिया है, अगर आपको लग रहा है कि ये चुनावी फैसला है, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात को, लिया है तो क्या दिक्कत है सर? वो भी राजनीतिक पार्टी है, उसको भी हक है। जिस तरीके से आपको अधिकार है उनको भी अधिकार है। ठीक है, आपकी बात माने तो ये कह क्यों नहीं देते कि हम चुनाव आने की वजह से डर के हमने ये फैसले लिए हैं? कह नहीं देते किसानों से डर के फैसले लिए? हमें कह दे ये बात, हम चुनाव को देखते हुए, नहीं तो हम वापिस नहीं लेते। आप भी मान रहे हैं कि इन्होंने जो फैसले लिए हैं ये सिर्फ यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव आने वाले उनको देख करके ही वापिस लिए हैं। और इसीलिए किसानों ने इनकी बात को न मानते हुए सिर्फ अपने, इनकी बात सिर्फ इतना है कि अपने आंदोलन को सिर्फ स्थगित किया है कि भाई चलो ये लिख के दे रहे हैं कि हम किसानों के ऊपर जितने, यानी आप नहीं चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो? आप भी, आपको इसमें इस बात में खुशी है कि किसान अपना आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं, किसान अपना आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, आपको खुशी है इस बात में? नहीं, कैसे समाप्त कर दे? किसानों की जब तक सारी मांगे बिल्कुल नहीं हो जाएंगी, पटल पे नहीं आ जाएंगी, जब तक ये कैसे चले जाएंगे? अभी तो देखना है आगे आगे, अभी तो सारे मुकदमे वापिस हो जाएंगे। ये सारी चीजें देख रहा है किसान। लेकिन जब ऐसी बात आप करते हैं डाबला साहब, जब आप ऐसी बात करते हैं तो इससे ऐसा नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी ये चाहते हैं कि सब चलता रहे ताकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिलता रहे? आपकी बातों से तो यही लग रहा है सर। नेता कह रहे थे, किसान नेता खुद कह रहे हैं हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा आंदोलन रहेगा, सिर्फ हमें वहां से रास्ते दिए हैं। ये किसान खुद कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम तो सिर्फ किसानों की बात के ऊपर ही कह रहे हैं कि भाई सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए किसानों ने अपने आंदोलन को आज फिलहाल इनकी बात को मान करके सिर्फ अपने आंदोलन को स्थगित किया है। ठीक है जवाहर साहब, चुनावी हानि लाभ को देखते हुए आप फैसला ले रहे हैं क्या? अमित जी इसी को कहते हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कांग्रेस पार्टी का उत्तर और स्वामी इंद्रदेव जी के उत्तर बिल्कुल अलग है, दोनों विषय बिल्कुल अलग है। मैं कांग्रेस के मित्र से यही पूछना चाहूंगा
क्या आपने जो भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार ने कानून बनाया था एक भी पेज पढ़ा है क्या? मैं दावे से कहता हूं, आप एक बात पता करके देख दीजिए ओम प्रकाश जी कि आपने एक भी पृष्ठ पढ़ा है, एक भी प्रावधान आपने कानून का पढ़ा है? दावे से कहता हूं नहीं पढ़ा। आप स्वामीनाथन आयोग के 5 पॉइंट मुझे इस मंच से गिनवा दीजिए आपने पढ़े हो कि कौन कौन से प्रावधान स्वामीनाथन आयोग ने किए थे, और तब मैं आपको उत्तर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग ये बता दीजिए क्या आपने ये वादे नहीं किया? क्या चाहे वो चुनाव में ये वादे नहीं किया कि समाज असम की रिपोर्ट लागू करेंगे? ये आप बता दीजिए, आप कह दीजिए जनता के सामने हमने लागू करने का कोई मैनिफेस्टो वादा नहीं किया, हमने किसानों की दुगनी आय करने का कोई वादा नहीं किया। हम मान लेंगे, आप कह दिए, आप बता दीजिए जनता को, जनता देख रही है। गेहूं की एमएसपी थी, आज 2015 रुपए रेट है, 1.5 गुना है रेट। आप कहां किस बात को कर रहे हैं? आप एक किनारे होइए ना, किसान संगठनों को और सरकार को बैठ करके कानून का प्रारूप तैयार करने दीजिए, जब संसद में आएगा आप चर्चा करके देख लेना। आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाए गए कानून काले थे, आप बताइए किसान के हित में कौन सा कानून बनना चाहिए? कोई किसान संगठन नेता भी और किसान भी सोचेगा वास्तव में कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी है और ये कानून लाना चाहती है। आप अनर्गल बातें मत करिए, आप तथ्यों पर आइए, भाषण मत दीजिए। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, 4 लाख किसानों ने आपके कार्यकाल में आत्महत्या की है, उनसे माफी मांग करके देखिए। आज 60 साल में आपने कुछ किया होता तो किसान की हालत नहीं होती। हाँ, अब इंद्रदेव जी सबसे ज्यादा आपके राज्य में 700 किसानों की जान गई है, 700 किसानों की। प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर को फायदा देने के लिए किया था, नहीं प्राइवेट सेक्टर को नहीं, भारतीय सरकार ने। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात रखिएगा। देखिए, एक एक करके बात रखिए। एग्रीमेंट डॉक्टर साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं तो एक की आवाज दब रही है थोड़ा सा। किसानों की जान गई है। ठीक, हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ। सरकार कर रही थी, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, कानून बनाया था, उसमें यही था कि आम आदमी जो है आम किसान के साथ मिल करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आगे बढ़े। छोटा किसान जो 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 5 एकड़ का किसान है, वो तो किसानों को रास नहीं आए ना, किसानों को पसंद नहीं आए, वो किसानों को पसंद नहीं आए। अब आप इनकी देखिए, अब इन तीनों कानूनों की आप कितनी भी खूबियां गिनाते रहिए, लेकिन जब इनको आप वापस ले चुके हैं, संसद इन पर अपनी मुहर लगा चुकी है। अमित जी सुनिए, मैं वही आ रहा था कि अगर ये सारे प्रावधान किसान संगठनों को, किसान नेताओं को पसंद नहीं आए तो अब क्या कानून बनना चाहिए, इसका प्रारूप जो है इंद्रदेव जी बता दे। अगर 1 साल से ये आंदोलन में बैठे, स्वामी इंद्रदेव जी आप बता दीजिए कि कौन से कानून का प्रारूप आपने तैयार किया है। किसान आज आपसे, देश का किसान पूछ रहा है कि आप हमारे नेता हैं, आपने किसान के हित के लिए कौन से कानून का प्रारूप तैयार किया है? देश के सामने आप भी रख दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी भी रख दे। वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, देश का किसान आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। मुस्कुराए क्यों? इनके पास एक भी प्रावधान नहीं है। हाँ, इन्होंने कानून पढ़ा है क्या? कृषि कानून पढ़े? नहीं पढ़े। ठीक है, जवाब ले काले लगे आपने आंखों पे पट्टी बांध करके काला बन दिया, हमने स्वीकार कर लिया कि काले थे। अब सफेद क्या है? आप दोनों से प्रश्न पूछ रहा हूं, किसान के हित में कौन सा सफेद कानून आप लाने चाहिए, उसको इंद्र जी लेकर के आइए, सरकार के बैठ के चर्चा कीजिए। वो जवाब देने को तैयार है, ढोल बजा करके आप कानून पारित करवाइए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं आपकी बात के हित में चाहते हैं। अगर आप किसान के हित में कानून बनाते हैं, हमें स्वीकार होगा। आप प्रारूप लेकर के आइए, सरकार स्वीकार करेगी। ठीक है, स्वामी जी जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, अभी ये बता रहे थे कि 4 लाख से अधिक किसानों की हत्या, आत्महत्या कांग्रेस कार्यकाल में होगी। पहले ये ईमानदारी से बता दें, जिसकी रिपोर्ट द्वारा ये रिपोर्ट बता रहे सरकारी आंकड़े को, उस संस्थान का नाम बता दीजिए। क्या वो संस्थान आज चल रहा है कि इन्होंने खत्म कर दिया है? अब वो रिपोर्ट कब से बंद है कि कितने किसान मर गए, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? यानी कि बीजेपी जो है किसानों के आंकड़ों को दबाने का काम कर रही है, पुरानी बातें बता रही हैं। अपने कार्यकाल को भी बताए ना कि आपके कार्यकाल में कितने किसान बढ़े और कितने प्रतिशत आगे ग्राफ बढ़ा। 40% से अधिक आपके कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या हुई है। दूसरी बात, स्वामी जी, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान जो गन्ने की खेती करता है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करता है। वो देश सरकारी और गैर सरकारी मिलों के अंदर बॉन्ड भरता है
और उसके अंदर प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट होनी चाहिए। नहीं स्वामी जी, उनका सवाल आपसे यह था कि अगर ये कानून काले थे, जिन कानूनों को हमने वापस लिया है, जिन आपके दबाव में लिया, ये बात वो खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन सच तो यही है, क्या सरकार ने दबाव में ये फैसला लिया। अब आपके पास कौन से वो सफेद कानून है जो आप देश के सामने लाएंगे, किसानों के सामने लाएंगे, जिससे लगे कि भाई हाँ, ये वाकई में किसानों के हित के कानून है। वही बताने जा रहा हूं मैं आपको जी। हम सुधारों से नहीं भाग रहे थे। इन्होंने कोरोना काल महामारी के अंदर जब देश और दुनिया घरों में छुपी हुई थी, आपदा में अवसर का जो प्रधानमंत्री का नारा था, वो फायदा उठाकर किसानों पे काले कानून थोप दिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी थी, उसमें सुधार करना था, ना कि उसे बदलकर नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लानी थी। आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान कर रहा है गन्ना मिल के साथ, वो एक उदाहरण है। उसको आप सुधार क्यों नहीं लेते? 15 दिन की जो पेमेंट आपने नए कानून में 3 दिन की थी, उसका मसौदा जो तैयार किया था आपने इन काले कानूनों के अंदर, उसमें बहुत दिन रात का फर्क था, जो किसान को आपने कोर्ट में जाने की इजाजत ही नहीं दी थी। आप मुझे बताइए, आपको संविधान कैसे आपको आज्ञा देता है कि आप किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे? हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए जो पहले से में मिल रहे हैं देश के संविधान से। आपने हमारे संविधान अधिकारों का हनन किया है, आपने हमारे कानूनी अधिकारों का हनन किया है, इसलिए आपको पीछे हटना पड़ा, वरना आप तो निर्दयी थे। 700 से अधिक किसानों की आप हत्या कर चुके हैं, आपके दामन पे दाग लगे हैं किसानों की हत्या के। आपको तो शर्म आनी चाहिए थी, शीतकालीन सत्र के अंदर आपको इस हत्या के ऊपर माफी मांगनी चाहिए थी। आपने 2 मिनट के लिए मौन तक धारण नहीं किया। तो पता लगता है कि सरकार सिर्फ लोगों को वर्गलाने का काम करती है, किसान को वर्गलाने का काम कर रहे थे आप लोग, पर किसान वर्गलाया नहीं। किसान ने आपके ऊपर कंकरी तक नहीं मारी, आपने किसानों पे लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारा सब्र था। लेकिन स्वामी जी वो तो इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं। अभी ज्वाल साहब कह रहे थे कि भाई एक साल से ज्यादा तक ये आंदोलन चला, लेकिन किस तरीके से सरकार शांतिपूर्ण तरीके से बड़े प्रभावी ढंग से हम इससे निपटे हैं, ये भी अपने आप में वो अचीवमेंट बता रहे हैं इसको अपना। और उन्होंने मिसाल भी दी है कि कांग्रेस के समय में गोलियां चलती थी। स्वामी जी वो मिसाल दे रहे थे कि कांग्रेस के समय में गोलियां चलती थी किसानों के ऊपर, और उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, बैतूल का उदाहरण दे रहे थे। वहां पर उन्होंने बताया कि 14 किसानों को लाइन में खड़े होकर गोलियां मार दी। अब सच क्या है झूठ क्या है तो यही बताएंगे, लेकिन वो आरोप लगा रहे थे। ये बताया ना, मंदसौर का कांड इनकी सरकार में मध्य प्रदेश में हुआ, 6 किसानों को गोलियां मारी। वो क्यों भूल जाते हैं? वो बताएं। इन्होंने कोई कसर, देखो ऐसा है, मुझे अवसर दीजिए। बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूं साहब, जवाब आप ही को दें। बातों पे पर्दा डालने से बात बनने वाली नहीं है। आपने जो वादे किए हैं, हम तो ये कहते हैं जो सरकार से किसानों को समझौता हुआ है उसे सकुशल संवैधानिक तरीके से, संसदीय प्रणाली से इसी शीतकाल सत्र के अंदर क्यों नहीं पूरा कर देते? आप क्या इंतजार कर रही हैं ये बताएं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ज्वाल साहब से, उसके बाद मुझे डाबला सर के पास जाना है। जी ज्वाल साहब। देखिए, अभी स्वामी इंद्रदेव जी ने मानसौर का उदाहरण दिया, मैं तथ्य के साथ बताता हूं। मानसौर में गोली चली, शिवराज सिंह जी की सरकार थी। उस मुद्दे को, उसी के ऊपर मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश का चुनाव मानसौर गोलीकांड के ऊपर हुआ। सारा का चुनाव ध्रुवीकरण उस किसानों के माध्यम से उस पर हुआ। भाजपा की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने जांच आयोग बिठाया, और जांच आयोग की रिपोर्ट में यह आया, तथ्य बता रहा हूं, कांग्रेस भी बैठी और आप किसान नेता भी, झूठ बोल रहा हूं तो दोबारा डिबेट करिए। कांग्रेस आयोग की रिपोर्ट पे यह आया कि जो पुलिस ने गोली चलाई थी, हालात इस तरीके से हो गए थे, अराजकता इस हद तक बढ़ गई थी कि पुलिस के बैरक तक, जो पुलिस के क्वार्टर्स थे, वहां तक किसान हत्या करने के तक प्रयास करने गए थे। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, कांग्रेस के द्वारा बिठाए गए आयोग की रिपोर्ट है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पत्रकार हैं, आप तहकीकात करवा लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इंद्रदेव जी, इस बात का उत्तर यह है, आप इस बात को देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार सत्ता में हो, उसकी जिम्मेवारी बनती है, कुछ भी हो उसका उत्तर दे, उसकी जिम्मेवारी बनती है। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। आपको कानून पसंद नहीं आए, 1 साल के व्यवधान में अंतिम रूप में कानून वापिस क्यों हुए, इस सत्य को उजागर करना चाहता हूं। जब किसान नेता योगेंद्र यादव
टिकैत जी, चढ़ूणी साहब, राजेवाल जी, ये 4 प्रमुख नेता थे जी। इन 4 प्रमुख नेताओं को जब आपस में सिर्फ फुटबॉल होने लग गया, चढ़ूणी जी को राजेवाल ने कह दिया पंजाब नहीं घुसने दूंगा, टिकैत साहब के खिलाफ चढ़ूणी ने नारे लगवाए करनाल में, और योगेंद्र यादव को आपने बर्खास्त कर दिया। चढ़ूणी जी पर इल्जाम लगे कि 10 लाख रुपया लेकर के राजनीतिक दलों की बैठक में चले गए, उनको बर्खास्त किया, सस्पेंड किया कुछ दिनों के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को यह लगा कि यह नेतृत्व विहीन हो गया है, यह आंदोलन कानून वापस लेने में बेहतर है, अब मेरा एक सवाल है, दोबारा से बैठ करके सुनिए, नहीं ऐसे नहीं, दोबारा से बैठ करके कानून वापस लेकर के किसानों के साथ, संगठनों के साथ बैठ करके बात करेंगे, किसान हित में जो किसान लोग कहेंगे उस पर चर्चा करेंगे, सरकार और किसान नेतृत्व बैठेगा, एक बेहतरीन कानून बनने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। आप इजाजत दें तो एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए, आपने बताया, आपने कहा कि किसानों में सिर्फ फुटबॉल था, किसानों में आपस में फूट थी, आपने एग्जाम्पल दिया, आपने बताया कि किसने किसके बारे में क्या कहा। अगर सर आपको ऐसा लग रहा था, आपको इस बात का आभास हो रहा था, आप बार बार बता भी रहे हैं, तो सर फिर आपको कानूनों को वापस लेने की जरूरत क्या थी? अगर सिर्फ फुटबॉल है तो आंदोलन तो खुद ही खत्म हो जाता। तो आप जो किसानों के हित में कानून लेकर आए थे वो कानून बरकरार रहते। फिर ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी, ऐसी क्या मुसीबत थी? अमित जी, ये आंदोलन अब इस मोड़ पे पहुंच गया था, जो मैंने कहा है वो इस मोड़ पे पहुंच गया था कि किसान संगठनों के साथ या नेताओं के साथ बैठ करके किसी भी बात की संभावना समाप्त हो गई थी। सिर्फ एक ही मांग रह गई थी कि काले कानून वापिस ले लो, और इस बात को विपक्षी दल भी, किसान नेता भी, किसान संगठन भी इस 1 साल के दौरान आम किसान को यह समझाने में सक्षम रहे। ये बात को इस तरीके से कई बार क्या होता है, बहुत जोर जोर से बोला हुआ झूठ भी सच लगने लग जाता है। जब हमें लगा कि अब कोई चारा नहीं है, हम अपनी बात को समझा नहीं पाए हैं, समझा नहीं पाएंगे, चाहे किसान हित में कानून था, कि दोबारा से जब बात होगी सभी प्रावधान सामने आ जाएंगे, और प्रावधान कल मिला करके देख ले वही होंगे। जो संशोधन की बात हमने कानूनों में तब की थी, उसी प्रकार के संशोधित कानून की बात, प्रारूप जो है वो किसान संगठन लेकर के आएंगे और उन पर सरकार फूल चढ़ाएगी। ठीक है सर, ठीक है। कोई अलग से कानून थोड़ी बन के आएगा, इसी देश के किसान बनाएंगे, इसी देश की सरकार बनाएगी, इसी देश के कृषि विशेषज्ञ बैठ करके बनाएंगे। ठीक है जवाल साहब, हमारा ना बनाया हुआ अच्छा लगे, आपका बनाया हुआ हमें अच्छा लग जाएगा, हम स्वीकार कर लेंगे, आप लाइए तो सही। ठीक है डाबला साहब, क्या जो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप सरकार के ऊपर, हालांकि स्वामी जी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं तो भरोसा वो भी नहीं कर पा रहे हैं, अभी बेशक सहमति की बात कही जा रही है, लेकिन अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्या जो तमाम बीजेपी नेताओं के कई ऐसे मंत्री हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ठीक है वापस ले लिए, बाद में दोबारा से ले आएंगे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो क्या इस बात को लेकर भी आपको आशंका है, इसी वजह से आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार के ऊपर? जी अमित आर्य जी, आप ठीक कह रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग इस बारे में बयान आते रहे हैं। अब भी जो भारत भूषण जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जी, देखिए क्या कह रहे हैं कि किसानों में आपस में जुटम परत फूट पड़ गई थी, इसलिए इनको डर था कि कहीं किसान आंदोलन खत्म न कर दे, और इसलिए उन्होंने एकता बनाए रखने के लिए और किसान एक रहे। जब मैं कहूंगा कि भारत भूषण जी, ये आपने बैठा रखे थे क्या किसान, कहीं किसान भाग ना जाए, या आपको क्या ये जल्दी थी कि हम जल्दी ही इस आंदोलन को समाप्त करेंगे, वापस लेंगे, इसलिए ये कर रहे, आप चाह रहे थे? क्या बोल रहे? किसानों को बरगलाने का काम करते रहे, आम जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके नेता बोलते कुछ है, करते कुछ है, इसलिए किसानों को इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ही किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। तो अगर भरोसा करना था तो अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसी में सारे कानूनों को वापस भी ले ले, इनके सारे मामलों को सुलटा दे, सारे केसों को तुरंत कर दें, तो किसानों को कुछ तो भरोसा हो। अब किसान भरोसा करे तो किस बात पर करे, इसलिए किसानों ने कुछ देर के लिए अपने आंदोलन को स्थगित किया है। तो इसलिए इनका फर्ज बनता है कि जितनी जल्दी हो सकती है आप सर चाहते हैं, आप सब लेकिन डाबला साहब देखिए, आप केंद्र में सरकार में रहे, राज्य में आप सरकार में रहे, एमएसपी की कानूनी गारंटी आपने जब केंद्र में थे तब आप दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दी। अब आप चाहते हैं कि 1-2 महीने के अंदर सारे काम हो जाएं,
किसानों की सारी मांगे पूरी हो जाएं, तो सर ये संभव नहीं होता है सर, समय लगता है चीजों में, एक प्रोसेस होता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है सर। देखिए आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं सर, है ना, विपक्ष में होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी अगर आप बात कह रहे हैं तो उसका कम से कम एक मीनिंग निकले, उसका एक अर्थ निकले। आप खुद सोचिए, आप जो बात कह रहे हैं ये सही है क्या? आपको लगता है कि सारी चीजें मतलब हाथों हाथ या इतनी जल्दबाजी में हो जाएंगी? शर्मा जी आप बताइए, क्या किसानों के जितने मुकदमे वापस लेने में टाइम लगेगा? ठीक है, इनको लिख के दे दे सारे वापस। अब जो एमएसपी पर जो गारंटी कमेटी बनेगी तो तुरंत कमेटी बना दी जाए। इसमें ऐसे भी किसान है पन्नू जैसे, क्या आपको लगता है कि सरकार को ऐसे केस वापस लेने चाहिए? जिन लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर हिंसा की, उस हिंसा के चलते उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, आपको लगता है कि उनके केस वापस लेने चाहिए सरकार को? आप बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए, क्या ऐसे केस सरकार को वापस लेने चाहिए? आप इसका समर्थन करेंगे? सर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि केस किसका वापस लिया जाना चाहिए, किसका नहीं लिया जाना चाहिए। जो किसान धरना प्रदर्शन पर हाजिर थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं, वो सारे ही तो वापस होने चाहिए। और ये सरकार ने लिख के भी दिया है कि हम वापस जल्दी लेंगे, तो ये वापस तो होने ही चाहिए। और किसानों की जो मुआवजे की बात है वो भी जल्दी ही मिलने चाहिए। ये सब बातें हैं, वो टाइम पे होती चली जाएंगी, किसानों का विश्वास बनेगा, तो किसानों के साथ जो कमेटी बनेगी तो धीरे धीरे किसान भी मानते लग जाएंगे। इसलिए देर सवेर ज्यादा देर न करते हुए किसानों की कमेटी तुरंत बदल देनी चाहिए, ताकि इनका कोई समाधान निकले और किसान। ठीक है रावला साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है स्वामी जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए भूषण जी बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चे में फूट पड़ चुकी थी, अलग अलग नेता जो किसान संगठनों के थे किसानों के खिलाफ बोल रहे थे, इन्होंने इस चीज को नहीं महसूस किया कि संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर। देखिए स्वामी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, एक बात आपसे जानना चाहूंगा। देखिए जो अभी भारत भूषण जी जो कह रहे थे ना, इस बात में दम नजर आता है कभी कभी कि भाई किसानों में फूट पड़ चुकी है। सतीश नंबरदार जी जब भी हमारे साथ आते हैं वो कांग्रेस से सवाल करते हैं, आप जब भी मेरे साथ आते हैं इस डिबेट में तब आप बीजेपी से सवाल करते हैं। ये मसला क्या है सर, ये समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा समझाइए, थोड़ा क्लियर करिए। सतीश नंबरदार जी हमेशा कांग्रेस से सवाल करते हैं, आप सवाल बीजेपी से करते हैं, तो सर लड़ाई आपकी बीजेपी से है कांग्रेस से है? कानून कांग्रेस लेकर आई है बीजेपी लेकर आई है? देखिए मैं सतीश नंबरदार जी को जानता नहीं, आप लोग जानते होंगे, मैं तो उन्हें कभी मिला नहीं। वो बैठते हैं डिबेट में कई बार, किसानों के प्रवक्ता है साहब वो ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए, जो अपने उनका अपना निजी विचार हो सकता है। जो विषय है आज विषय से भटकना नहीं चाहिए। आज देखिए भारत सरकार के अंदर कितना आपस में बीजेपी में बटाव नजर आता है। देश के गृह मंत्री बोलते हैं अमित शाह, अपने बटाव पे नहीं बोलेंगे, बीजेपी के बटाव पर बोल रहे हैं। स्वामी जी हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन देखिए मुझे थोड़ा सी हंसी आ रही है इस बात पे। आप बीजेपी के बटाव पर तो बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने बटाव पर नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप इस बात को देखिए अमित जी, भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा एक एनजीओ है, एक सामाजिक संगठन है जी। और जो सरकार है वो माई बाप होती है, मॉडल होती है, हर एक आदमी का मॉडल होती है। हर आदमी कहता है ये देखो मेरा आइडल है। देश का प्रधानमंत्री देश का आइडल होता है, देश का गृह मंत्री देश का आइडल होता है, देश का चेहरा होता है। अगर गृह मंत्री देश का प्रधानमंत्री के बारे में बोले कि वो जुमलेबाजी करते हैं, लिफाफेबाजी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं जनता पे क्या प्रभाव जाता होगा। आज देखिए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कानून वापस हो गए, उत्तर प्रदेश के कल्याण मिश्र जी क्या बोलते हैं, ये कानून फिर आ सकते हैं। और हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या बोलता है कि जब तक किसान आंदोलन वापस नहीं लेते केस वापस नहीं होंगे। यानी कि बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी फूट हो चुकी, खाई पड़ चुकी है, अपने प्रधानमंत्री को वो नकारते नजर आ रहे हैं, तो किसान कैसे विश्वास लेकिन ये बयान जो आप बता रही है बयान तो पहले का है ना सर, जो सहमति पत्र नहीं दिया बात था, तो वही है ना, उसके पहले का है ना, ने कही। हाँ। मेरा कोई अपना बयान तो नहीं है, ये बताइए मैंने अपनी तरफ से कहा हो। तो सरकार की तमाम बातें, पूरा जीवन कार्यकाल सरकार का नोट किया जाता है कि सरकार ने क्या कहा और क्यों कहा। तो लोगों पर ये छाप पड़ चुकी है कि बीजेपी सरकार विश्वास लायक सरकार नहीं है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है। लेकिन फिर भी आप आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार दिया कि लिया? देश बिकने नहीं दूंगा। आज सवाल देश से पूछ रहा है बचा क्या है बाबू, यही बता दीजिए हमारे को। ठीक है ज्वाल साहब, प्रश्न है, जवाब दीजिए।
जी प्रश्न किस प्रश्न का उत्तर दूं? स्वामी इंद्र जी जो सवाल आपसे कर रहे हैं, बहुत सारे आपके ऊपर सवाल उन्होंने दागे हैं, अगर आपने ठीक से सुना हो। एक तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए गृह मंत्री जी ने ऐसा जुमले वाली बात कह दी। एक ये कह रहे भाजपा में फूट है। आपको स्वामी जी भाजपा की सरकार, भाजपा से कोई काम लेना है या भारत सरकार से काम लेना है? आप भारत सरकार की बात करें, कानून भारत सरकार लाएगी, कानून आपके साथ जो वार्ता होगी भारत सरकार की होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नहीं होगी। पहली बात तो ये तो आप क्यों कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भारत सरकार? बोलिए, जो अब की बार भारत सरकार, देश की किसान की सरकार, बोलिए, गरीब गुर्बे की सरकार। स्वामी जी वो तो चुनावी नारा है ना, स्वामी जी वो तो चुनावी नारा है ना। लेकिन अगर बीजेपी ये कह रही है, समस्या है जी, अगर बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार, तो ये चुनावी नारा है ना सर। प्राया माल अपना। अमित जी, इनकी बात को मैं कहता हूँ, जुमले वाली बात कहाँ थी? 15 लाख रुपए पर आई थी, वो 2014 की बात है। 2019 में कैसे मिला मैंडेट? 282 की सीट जगह पर उसी देश की जनता ने 303 सीट दी है। आपकी बात का उत्तर मिल गया होगा शायद। आप कह रहे थे कि देश की जनता को बरगला दिया, जुमला चल दिया जी। 2014 के समय पे बात की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि अगर भारत का जितना रुपया विदेशों में पड़ा है काला धन के रूप में, अगर वो इस देश में वापिस आ जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। ये शब्द थे। आप वीडियो उठा करके देख लीजिए। लेकिन कि वो जुमला है। क्यों नहीं? किसने रोका आपको? 7 साल लगे अभी तक आपको, और कितने साल लगेंगे? 2019 में 303 अपने पर्दा डालेंगे। जाल साहब और स्वामी जी, मेरे पास समय की बहुत कमी है, बताइए भारत मेरे पास बहुत समय की कमी है। स्वामी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं स्वामी जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदता को एक किनारे रखिए, राजनीतिक दलों की सलाह को एक तरफ रखिए। आप देश की बात कीजिए, देश के किसान की बात कीजिए। ठीक है सर, समय की मेरे पास बहुत कमी है सर। डाबला साहब, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। बेहतरीन कानून लेकर के आइए, उसे पास करवाइए। ज्वाल साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। ज्वाल साहब आपको, स्वामी जी आपको भी माफी के साथ, क्योंकि समय है नहीं मेरे पास। डाबला साहब जल्दी से, हाँ आखिरी कमेंट। किसान भी समझ चुके हैं कि इनकी बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इसीलिए अपने आंदोलन को स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। इसलिए इन्होंने भरोसा बनाना चाहिए किसानों पर। ऐसा ना हो कि ये फिर कहे कि ये तो हमारा चुनावी जुमला था, हमने किसानों की बात नहीं मानी है, इसलिए किसानों को डर है। इसलिए किसानों का डर निकालना चाहिए, तुरंत इनकी बातों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तभी किसानों का विश्वास। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाल साहब, आपका, डाबला साहब आपका, और स्वामी निजी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन बार बार किसान नेताओं की ओर से ये कहा जाना कि भैया हम अपने धरने खत्म कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कह सकते हैं? क्या एक दबाव की राजनीति ये की जा रही है किसानों की ओर से? अब कल, क्योंकि कल से धरने जो है उठना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि 4-5 दिन में पूरी तरह से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।